कि कल भी हमने यही बात की थी कि जो कोचेज है ना उनको तो खुद कोचिंग की जरूरत रही सारी जिंदगी। आज वो जाहिद भाई ने भी वही बात की। बात यही है, यहाँ पर कोचेज अगर आपको बुलाने थे तो आप चले इंजमामुल हक को बुला लेते, आप मोइन खान को बुला लेते विकेट कीपर की रहनुमाई के लिए, आप वसीम अकरम को बुला लेते, वकार यूनुस को बुला लेते। मतलब इस तरह के जो स्टार्स है वो आके अगर इन लोगों को सिखाते तो फिर फायदा भी होता। ये बेचारे ये तो ज्यादातर वही प्लेयर है कि जो अभी तक इनको अगर क्रिकेट खेल रहे होते तो इनको कोचिंग की जरूरत होती। यहाँ पर थोड़ा शायद पीसीबी से गलती होगी करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच में T20 में आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत टाइम लेते हैं अपना। तो ये एक माइंड सेट है और ये दिमाग का काम है सारा। जैसे इंग्लैंड में ब्रेंडन मैकुलम आए, बेस बॉल क्रिकेट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। टेस्ट क्रिकेट में ही एक दिन में उनकी टीम 370-380 रन करके ज्यादा 400 प्लस भी करती है, जीत भी जाती है मैच। तो ऐसे कोच हो, ऐसा माइंडसेट प्लेयर्स के अंदर आए, फिर आप देखिएगा कि क्या करती है हमारी पाकिस्तान टीम और कितना आगे जाती है। सही। तो ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए यही जरूरी है कि अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करें और उनको पूरा कॉन्फिडेंस दें, फिर देखें आप कमाल। सही। अच्छा जाहिर साहब, आपका क्या ख्याल है, कोचेस का मजबूत होता कितना ज़रूरी है, और अगर कोचेस के सिखाने पर भी खिलाड़ी नहीं सीख रहे फिर कैसे सीखेंगे? देखें, क्योंकि PSL के बाद दरमियान में पीरियड था, टाइम था, पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास भी माइक हैसन सबसे मिले भी नहीं थे। उन्होंने स्किल्स कैंप का आगाज़ किया, यहाँ पे शुरू किया। यकीनी तौर पर जो नौजवान खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल नई, और सीनियर्स के साथ उनको टाइम गुजारने का भी मौका मिलता है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो LCCA के साथ है, वहाँ इन लोगों की रहायश है, कुछ ना कुछ तो वो सीखते हैं। वार्म अप भी होते हैं, एक्सरसाइजेज भी होती हैं, नई चीज़ों का भी पता चलता है। लेकिन देखना ये है कि सिखा कौन रहा है। मेरी ज़ाती राय में आप देखें, माजरत के साथ कि वहाब रियाज जो है वो 100 विकटें ले चुके हैं, PSL में टॉप 4 में शामिल हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है। अब वहाब रियाज जो है वो अली रज़ा को सिखाएंगे कि नो बॉल कैसे करनी है या कैसे रुकना है, तो उनकी अपनी बॉलिंग मेरा ख्याल है जब तक खेलते रहे वो नो बॉल्स करते रहे। इसी तरह से इमरान फ़रत, हुमायूं फ़रत और बहुत से कोचेज यहाँ पर मौजूद हैं। या रज़ाक जो है, अब किस हद तक वो फ़खर जमा को सिखाएंगे कि भाई छक्का कैसे मारना है, गेंद को बाहर कैसे फेंकना है। अब साइम अयूब हैं, तो साइम अयूब बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के बैटर हैं, ओपनर हैं, और ख़ुद अब्दुल रज़ाक डिफरेंट कैटेगरी के थे। और साइम को लंबी इनिंग्स खेलना आप सिखा सकते हैं, चौका या छक्का मारना वो तो एक उनकी आदत बन चुकी है, वो करते हैं। लेकिन इस सारी कोचिंग से किस हद तक प्लेयर्स कुछ हासिल करते हैं वो यकीनी तौर पर है, क्योंकि जो मैच फिटनेस होती है, साइड मैचेस हों या टूर्स हों, ज़ाहिर है प्लेयर्स उनसे ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन बहरहाल स्किल्स कैंप का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। और यूसुफ अंजुम साहब ने जैसे पहले भी कहा था कि माइक हैसन यहीं पे थे, वो एक किस्म की अपनी जो है टीम वो बनाकर इनको दे चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नए कोच हैं, अगर वो एक टीम बनाकर दे चुके हैं तो उसमें कोई बड़ी चेंज पॉसिबल नहीं होगी कि माइक हैसन को राय में ना लिया जाए या उनसे वजह ना पूछी जाए। हाँ, अगर कोई जैसे शादाब अनफिट हो गए या कोई प्लेयर अनफिट हो जाते हैं उसमें चेंज की जा सकती है, वरना तो जो अब गैर मुल्की कोच आपने रखा है तो जाहिर है उसकी बातें भी मानना पड़ेंगी और वही टीम होगी जो माइक हैसन ने मुंतखब की है। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या कहते हैं कि जी 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 सलीम साहब कीजिए बात। देखिए, बताना चाह रहा था कि कल भी हमने यही बात की थी कि जो कोचेज है ना उनको तो खुद कोचिंग की जरूरत रही सारी जिंदगी। आज वो जाहिद भाई ने भी वही बात की। बात यही है, यहाँ पर कोचेज अगर आपको बुलाने थे तो आप चले इंजमामुल हक को बुला लेते, आप मोइन खान को बुला लेते विकेट कीपर की रहनुमाई के लिए, आप वसीम अकरम को बुला लेते, वकार यूनुस को बुला लेते। मतलब इस तरह के जो स्टार्स है वो आके अगर इन लोगों को सिखाते तो फिर फायदा भी होता। ये बेचारे ये तो ज्यादातर वही प्लेयर है कि जो अभी तक इनको अगर क्रिकेट खेल रहे होते तो इनको कोचिंग की जरूरत होती। यहाँ पर थोड़ा शायद पीसीबी से गलती होगी। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जाए, मैनेजमेंट के एंड पर और खिलाड़ी के एंड पर भी? देखिए, स्किल कैंप में यकीनी तौर पर जो कोचेज़ हैं वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश तो करेंगे, उनको कुछ सिखाया जाए लड़कों को, जिसमें अब रज़ाक की बात हुई, वहाब रियाज हैं, इमरान फ़रत हैं, अब्दुल रहमान हैं, ये सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और काफ़ी इनका तजर्बा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो स्किल कैंप में चीज़ को मिस किया जा रहा है वो है हमारे उमर गुल, क्योंकि उमर गुल की अगर आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब T20 के बॉलर हैं। अब हम अपनी T20 टीम तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन उमर गुल अभी तक घर पर बैठे, उनको किसी ने मदऊ नहीं किया। उसकी अगर निस्बत अगर जिस तरह वहाबरिया यहाँ पर इन्वाइट किया गया, उनको वो सिखा रहे हैं लड़कों को अपना तजर्बा, तो मेरे ख्याल में उमर गुल को अगर यहाँ पर इस कैंप के लिए कुछ माह के लिए या कुछ टाइम के लिए बुला लिया जाता कि वो आकर इन नौजवानों की कोचिंग करते तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था। क्योंकि जिस किस्म की कंडीशन में इन्होंने खेलना उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर किस्म की डिलीवरी पर महारत हासिल हो। ख़ासतौर पर T20 में आपको स्लोवर वन भी करना पड़ती है, उसके साथ साथ जो यॉर्कर
सफ़र होते हैं वो आपके यकीनी तौर पर फ़ायदेमंद होते हैं। और उमर गुल इन दोनों चीज़ों में कमाल उनके तजर्बा हासिल था। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर उन्होंने पहले नहीं सोचा तो हमारे प्रोग्राम की साथ से उनको ये सोचना चाहिए कि उमर गुल कैसा हमारे पास हथियार है जो जिसको इस्तेमाल में लाकर हम अपने नौजवानों को बेहतर कर सकते हैं। हम हमेशा गैर मुल्की कोचेज़ की जानब देखते हैं, गैर मुल्की कोचेज़ भी आप लेके आएँ, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आपने यकीनी तौर पर उनसे फ़ायदा उठाना होता है, लेकिन उसके साथ साथ उमर गुल जैसे और दूसरे जो हमारे खिलाड़ी, जिस तरह अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो यूनुस खान का नाम एक जहन में आता है कि उनसे खिदमत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इस बात जानना भी तवज्जो देनी चाहिए कि नौजवान खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए गैर मुल्कियों के साथ साथ हमारे अपने कोचेज़ का भी मैदान में आना ज़रूरी है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जानब आगे चलकर गौर भी करेगा किस तरह चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। स्किल कैम्प में हमने तकरीबन अपना रोज़ भी विज़िट करते हैं, वहाँ का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी जाने का मौका मिलता है और LCC ग्राउंड में भी जाते हैं वहाँ पर। तो अपने तौर पर कोचेज़ तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये नौजवान खिलाड़ियों पर मुनसर है कि वो किस तरह उनको सीखते हैं, क्योंकि जब तक खिलाड़ी में खुद सीखने की वो जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस में निखार कोई भी नहीं ला सकता। अच्छा सलीम खालिक साहब, हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पाकिस्तान में बैकअप खिलाड़ी को तैयार नहीं किया जाता, तो अब जूनियर्स को मौका मिल रहा है, तो आपके ख्याल में बैकअप जो है वो तैयार हो रहा है? और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अभी छोटी छोटी टीमों के साथ मैचेस हैं तो ठीक है, कोई बड़ी टीम होगी तो फिर सीनियर्स को ऐड कर लेंगे। आई एग्री, बिल्कुल ऐसा ही है। और हो सकता है जो अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका इंडिया में है और पाकिस्तान को श्रीलंका में अपने मैचेस खेलने हैं, वहाँ आपको बाबर आजम भी नजर आए, वहाँ आपको मोहम्मद रिजवान भी नजर आए। और अगर उससे पहले ये जो यंगस्टर्स हैं ये कोई बहुत गैर मामूली परफॉर्म कर गए, जैसे अभी अगली हमारी सीरीज है बांग्लादेश, उसके बाद वेस्ट इंडीज की सीरीज बड़ी तगड़ी है। वेस्ट इंडीज को हालांकि टीम उनकी बहुत कमजोर है अब अगर हम देखें तो, लेकिन अपने घर में हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। साउथ अफ्रीका से सीरीज है हमारी, वो तगड़ी है। एशिया कप है, क्रिकेट बहुत है। अब इनमें यंगस्टर्स को मौका तो दे रहा है PCB, लेकिन अब देखना है ये कैसे नताइज देते हैं। अगर ये यंगस्टर इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर तो जाना पड़ेगा दोबारा एक कदम पीछे। लेकिन अगर ये यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करते तो ये बहुत जबरदस्त और बेहतरीन चीज होगी। लेकिन अभी भी मैं ये बात कहता हूँ कि जो बड़े इवेंट है लाइक एशिया कप है या आपका वर्ल्ड कप है, वहां हमें बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी और बाबर आजम को रखना पड़ेगा। आपको एक आध ऐसा सीनियर भी टीम में होना चाहिए। लेकिन जब कभी इस तरह की सीरीज हो कि बांग्लादेश से है, जिम्बाब्वे से है, आयरलैंड से है, अफगानिस्तान से है, इस तरह की सीरीज में आपको जरूरत नहीं है फिर बाबर वगैरह की। इसमें यंगस्टर्स को खिलाएं और यंगस्टर परफॉर्म भी करें। फिर अगर बाबर और वगैरह आ भी गए तो फिर जो ये यंगस्टर होंगे ये हमारा बैकअप होगा, बेंच स्ट्रेंथ होगी। जहां इनकी जरूरत होगी इनको हम खिला लेंगे और जब वरना फिर वो भी खेल रहे होंगे। लेकिन बड़े इवेंट में बड़े प्लेयर्स की जरूरत आपको पड़ती है। आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि जो अभी हमारी मौजूदा T20 टीम है वो वर्ल्ड कप में जाकर खेलेगी और फिर फाइनल जीत कर आएगी। हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा, सीनियर भी रखने होंगे, जूनियर भी रखने होंगे। और मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ कि जो बच्चों के खिलाफ हल्की सीरीज है उसमें बच्चों को खिलाएं, जहाँ तगड़ी सीरीज है वहाँ एक आध सीनियर को भी लेकर आए। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या बाबर की ज़रूरत पड़ेगी? इसके अलावा आकिब जावेद से कुछ दिन पहले सहाफ़ियों ने जब सवाल किया उन्होंने बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया। ज़ाहिर है आकिब तो जो आप NCA के हेड एंड डायरेक्टर हैं वो ये तो नहीं कह सकते कि बाबर पर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बल्कि जो भी सिलेक्टर होगा या जो भी जिम्मेदार होगा बोर्ड का वो यही कहेगा कि अच्छा खेल पेश करने के बाद कोई भी टीम में वापस आ सकता है। लेकिन मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मोहम्मद हारिस जो है बहुत अच्छा जारहाना खेल का मुजाहरा करते हैं। PSL में देखें वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी विकेट कीपिंग में खामियां दिखाई देती हैं। हमारे इन प्लेयर्स का, मोहम्मद हारिस का या जितने भी यंग हैं, इनका पता उसी वक्त चलना है जब ये मुल्क से बाहर जाकर खेलेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको याद है न्यूजीलैंड में गए थे जिसमें हसन नवाज ने एक सेंचुरी की थी, पाकिस्तान सिर्फ वो T20 जीतने में कामयाब हुआ था। ओवरऑल हमारे जो है बैट्समैन या कहना चाहिए हमारे बॉलर्स वहाँ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। अब मोहम्मद हारिस क्योंकि बांग्लादेश भी जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ भी जाएंगे और एक गिरा हुआ कैच आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। फिर हो सकता है मोहम्मद रिजवान की ज़रूरत पड़े, मुझे नहीं पता। मीडिया ज़रा ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान की ख्वाहिश है या वो ज़िद हैं कि वो ओपनिंग पर ही जाएंगे। हो सकता है 6-7वें नंबर पर उनकी ज़रूरत हो और मोहम्मद हारिस को प्योरली बैट्समैन के तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक जो शुनीद है, जो दिखाई देता है, ये एक अच्छा शगुन है कि आप नए खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं और नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं।
जैसे कि कैम में ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर मौजूद हैं। हुसैन तलत को टीम में डाला था, PSL में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उनको चांस नहीं मिला। और इसी तरह से स्पिनर्स हैं, इब्रार तो एक किस्म के मुश्किल आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। सुफियान मुकीम है, इरफात मिनास हैं, कासिम अकरम है, कोई ना कोई स्पिनर एक दो आपको उनके साथ लगाने होंगे। और स्पिन बॉलर जो है मेरा ख्याल बांग्लादेश में उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, एक तो आकिब जावेद के बयान पर आप क्या कहेंगे कि वाइट बॉल और रेड बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग नहीं हैं, किसी को भी कहीं भी लाया जा सकता है। इसके अलावा T20 की रैंकिंग हमारी ख़राब हुई है, किसकी जिम्मेदारी है, क्या मसले मसाइल हैं? देखिए महरीन, जहाँ तक बात है बाबर आजम और रिजवान की, तो पाकिस्तान में वैसे तो कोई चीज़ भी कन्फर्म नहीं हो सकती उस वक्त जब तो चीज़ हो नहीं जाती। लेकिन अब जो असरात लग रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारने का प्रेशर ना लिया तो फिर मेरे ख्याल में इन दोनों का दरवाजे तकरीबन हद तक बंद हो चुके हैं T20 के लिए। सिर्फ उनको वाइट बॉल और टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। T20 रैंकिंग को बेहतर करने के लिए आपको जीत की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग एक वक्त में हमने देखा कि हम T20 के चैम्पियन भी थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो जवाल शुरू अब तक जारी है सिलसिला। तो अब चूँकि पाकिस्तान के पास दोबारा की टीमों को बेहतर किया जा रहा है, नए कोच भी हैं, नई इंतज़ामिया भी है, तो टीम ऑफ इस जानब तवज्जो देंगे कि जब तक हमारी रैंकिंग बेहतर नहीं उस वक्त तक खिलाड़ियों का मोराल भी अप नहीं होगा। और हमारा अफसोस की बात है कि हम अब जो हमारे टॉप T20 के जो खिलाड़ी हैं वो आलमी रैंकिंग में नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो क्रिकेट वो कितने नीचे जा चुकी है। अब इसको दोबारा ऊपर करने के लिए चीज़ों पर कोशिशें हो रही हैं। अब देखते हैं कि जो आने वाली सीरीज़ उसमें हमारी पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि ये जो अगला साल है ये और ये मौजूदा साल ये T20 के हवाले से सबसे ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। यकीन तौर पर पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर, जिससे उसकी रैंक में भी इजाफा हो।